मेरे सम्मानित दर्शकगण, अब मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपके समक्ष BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 89 के संबंध में विस्तार से वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। धारा 89 के तहत यदि कोई व्यक्ति जिसने धारा 88(3) के अंतर्गत आवेदन किया हो कि उसकी संपत्ति कुर्क की गई संपत्ति या उसके विक्रय से प्राप्त धन वापस मिले, तो उस आवेदन को खारिज कर दिया जाता है, तो वह व्यक्ति उस निर्णय के खिलाफ उस अदालत में अपील कर सकता है जो उस क्षेत्राधिकारी के अनुसार आमतौर पर अपीलों का निपटारा करती है। इस प्रक्रिया से अपीलकर्ता को न्याय प्राप्ति का एक कानूनी मार्ग मिलता है, जिससे वह अपनी संपत्ति या धन की बहाली के लिए उच्च न्यायालय में पुनर्विचार का आग्रह कर सकता है। इसमें अगर अपील करता है कोई अभियुक्त और उसका आवेदन खारिज हो जाता है, तो उसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में ही होती है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि कुर्क की गई संपत्ति या उससे प्राप्त धन की वापसी के लिए आवेदन नकारे जाने पर भी व्यक्ति के पास न्यायालय में शिकायत करने का उचित न्याय मिलने का अवसर हो। यह व्यवस्था पहले की दंड प्रक्रिया संहिता के समकक्ष प्रावधानों के अनुरूप है, जो नागरिक सुरक्षा और संपत्ति संरक्षण के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करती है। संक्षेप में, धारा 89 का उद्देश्य कुर्क की गई संपत्ति की बहाली में संबंधित विवादों में न्यायिक अपील की सुविधा प्रदान कर प्रभावित व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। यह धारा प्रशासनिक निर्णयों के खिलाफ प्रभावी न्यायिक उपचार का माध्यम प्रदान करती है। यह धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन कुर्की और संपत्ति बहाली से संबंधित प्रावधानों का महत्वपूर्ण भाग है, जो राज्य द्वारा की गई कुर्की की प्रक्रिया की मार्गदर्शिता और न्याय संगतता सुनिश्चित करती है। अब मैं धारा 89 का सरल हिंदी में सार बताता हूँ। वो इस प्रकार है: अगर किसी व्यक्ति की कुर्क की गई संपत्ति या उससे प्राप्त पैसा वापस पाने का आवेदन खारिज हो जाता है, तो वह उस फैसले के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। यह धारा इसलिए है ताकि न्याय मिल सके और गलत फैसला होने पर सही रास्ता मुहैया हो। इससे व्यक्ति को अपनी संपत्ति या पैसे की वापसी का न्यायिक संरक्षण मिलता है। सरल शब्दों में, धारा 89 के तहत अगर कोई आपको आपकी बेची या जब्त की गई संपत्ति वापस लेने से मना करता है, तो आप उस मना किए जाने वाले फैसले को चुनौती दे सकते हैं और अदालत से पुनः विचार करवा सकते हैं। इसे एक अधिकार और न्याय पाने का तरीका माना जाता है। अब मैं आपको जो धारा 89 के प्रमुख तत्व हैं और शर्तें हैं, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, आवेदन का खारिज होना। यह प्रमुख तत्व है धारा 89 का। यह धारा तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति की कुर्क की गई संपत्ति या उससे बिक्री से प्राप्त धन की वापसी के लिए किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाए। नंबर 2, अपील का अधिकार। ऐसे खारिज किए गए आवेदन के खिलाफ व्यक्ति को उच्च न्यायालय या उचित न्यायालय के समक्ष अपील करने का अधिकार दिया जाता है। नंबर 3, न्यायालय का क्षेत्राधिकार
अपील संबंधित क्षेत्राधिकार वाली अदालत में ही की जाती है जो उक्त आदेश को पारित करती है। नंबर 4, न्यायिक संरक्षण। यह धारा व्यक्ति को उसकी संपत्ति या धन की वापसी के लिए न्यायिक संरक्षण प्रदान करती है। नंबर 5, प्रक्रिया की पारदर्शिता। यह सुनिश्चित करती है कि कुर्की और संपत्ति की बहाली की प्रक्रिया न्याय संगत और पारदर्शी हो। नंबर 6, कानूनी मार्ग। व्यक्ति के लिए खारिज आवेदन के निर्णय के खिलाफ कानूनी विकल्प उपलब्ध कराना भी है। शर्तें। व्यक्ति को धारा 88(3) के तहत आवेदन करना चाहिए था। खारिज किए गए आवेदन से असंतुष्ट होना आवश्यक है। अपील संबंधित न्यायालय में समय सीमा के भीतर करनी होगी। यह धारा न्यायिक प्रणाली में व्यक्ति के हक सुरक्षित रखने और कुर्की से जुड़ी संपत्ति की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब आप देखेंगे ये धारा कहाँ लागू नहीं होती है। धारा 89 किन मामलों में लागू नहीं होती है ये आप समझ लीजिए। उसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। यदि मामला 88(3) में उल्लिखित व्यक्ति से संबंधित न हो तो धारा 89 लागू नहीं होती। नंबर 2, उन मामलों में जहां संपत्ति न तो कुर्क की गई हो और न उसके विक्रय से प्राप्त धन की बात हो, धारा 89 लागू नहीं होती। नंबर 3, जो आवेदन खारिज हुए हों पर वे सार्वजनिक हित या अपराध संबंधी मामलों से जुड़े हों, जैसे धारा 84 के तहत किए गए उद्घोषणा संबंधी मामले, उसमें एक धारा लागू नहीं होती। नंबर 4, विशेष अपराधों या सार्वजनिक सेवा में लगे अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों पर भी यह धारा लागू नहीं होती। नंबर 5, जिन मामलों में अन्य विशेष कानून या प्रावधान पहले से इसी विषय में प्रावधान करते हों, वहाँ भी यह धारा 89 का प्रयोग नहीं होगा। संक्षेप में, धारा 89 केवल उन मामलों तक सीमित है जहाँ खारिज किए गए आवेदन संपत्ति या उसके विक्रय से प्राप्त धन की वापसी के संदर्भ में हो, और अन्य न्यायिक या अपराध संबंधी मामलों में यह लागू नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन से अपवाद हैं जो कोर्ट में मान्य किए गए। धारा 89 के अपवाद जिन्हें कोर्ट ने मान्य किया है वो इस प्रकार है। नंबर 1, धारा 89 के अंतर्गत किए गए क्रियाकलापों में कुछ विशेष अपवाद होते हैं, जैसे कि यदि कोई काम बच्चे या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के हित में किया गया हो और उसके अभिभावक या वैध रखने वाले की सहमति से किया गया हो तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। अंतर्निहित यह मानना आवश्यक होता है कि कार्यकर्ता ने सद्भावना से और लाभ के लिए ही कार्य किया है। नंबर 2, कोर्ट ने यह भी माना है कि धारा 89 में यह काम शामिल नहीं होता जो जानबूझकर मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया हो। केवल ऐसे कार्य जो किसी दुर्बल व्यक्ति के लाभ के लिए अच्छे इरादे से किए गए हों उनका अंतर्गत किया जाता है। तीसरा, न्यायालयों ने यह भी स्वीकार किया कि जब कोई अदालत धारा 89 के तहत विवाद को पंचायत, सुलह, लोक अदालत या मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए संदर्भित करती है तो यह विवादों के न्यायिक समाधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होता है, लेकिन जब पक्षकार सहमत नहीं देते तो अदालत को मजबूर नहीं किया जा सकता। नंबर 4, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 89 के तहत उन कार्यों को अपराध नहीं माना जाएगा जिनमें अभिभावक की अनुमति से ऐसे कार्य शामिल हों जो बच्चे या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की भलाई के लिए किए गए हों, बशर्ते वे नियमों में उल्लिखित शर्तें पूरी करें। संक्षेप में, धारा 89 के प्रमुख अपवादों में बच्चे व मानसिक रूप से कमजोर लोगों के हित में किए गए काम, सद्भावना एवं सहमति से किए गए कार्यों और न्यायिक मध्यस्थता के संबंधी प्रावधान शामिल हैं, जबकि जानबूझकर हानि पहुंचाने वाले कृत्यों को इसमें स्थान नहीं दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने किन मामलों में धारा 89 का अपवाद को मान्यता दी है? सुप्रीम कोर्ट ने धारा 89 के अपवाद को मुख्य रूप से वैकल्पिक विवाद समाधान के संदर्भ में मान्यता दी है। विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम बी चिरियनबर्ग की कंस्ट्रक्शन कंपनी पी लिमिटेड के मामले में यह स्थापित किया कि धारा 89(1) के तहत अदालत को विवाद को पंचायत सुलह, लोक अदालत या मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए संदर्भित करने का अधिकार है। यह फैसला इस बात को मान्यता देता है कि जब अदालत को लगता है कि विवाद का समाधान समझौते के माध्यम से हो सकता है तो अदालत मध्यस्थता या अन्य वैकल्पिक उपायों की ओर रेफर करती है। इसी के तहत कोर्ट ने यह भी माना जो विवाद बिना कोर्ट के हस्तक्षेप से निजी तौर पर निपटाए जाते हैं वे भी न्यायालय शुल्क की वापसी के हकदार हो सकते हैं। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने धारा 89 के अंतर्गत न्यायिक हस्तक्षेप के बिना विवाद समाधान को प्रोत्साहित करते हुए कुछ अपवाद और केंद्रित व्याख्यान दिए हैं जो विवाद समाधान की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाते हैं। अपवाद मानने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से तर्क दिए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने धारा 89 के अपवाद मानने के आधार पर जिन मुख्य तर्कों को प्रस्तुत किया है वो इस प्रकार है। नंबर 1, विवाद समाधान का वैकल्पिक तरीका। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि विवादों को अदालत के बाहर मध्यस्थता या सुलह जैसे वैकल्पिक तरीके से निपटाने का प्रावधान अदालत की प्रक्रिया को सरल, त्वरित, प्रभावी बनाता है। इससे न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम होता है और पक्षकारों को विवाद जल्दी समाप्त करने का मौका मिलता है। नंबर 2, पक्षकारों की सहमति अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धोखे या जबरदस्ती के बिना या दोनों पक्ष विवाद को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना सुलह से निपटाने पर सहमत हों तो इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसी सहमति न्यायपालिका की सहमति के समान होती है। नंबर 3, न्यायालय की भूमिका। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों की संभावना पर ध्यान दे और इसे प्रोत्साहित करे, लेकिन जब पक्षकारों की सहमति न हो तो अदालत को इसे थोपना नहीं चाहिए। सद्भावना और लाभ का ध्यान। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी बल दिया है कि धारा 89 के अंतर्गत किए गए कार्य सद्भावना और किसी भी भलाई के लिए होने चाहिए, न कि नुकसान पहुंचाने के लिए। नंबर 5, न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं। न्यायालयों ने माना कि सभी विवादों में धारा 89 के तहत मध्यस्थता या सुलह संभव नहीं होती, इसलिए अदालत की विवेकाधिकार का पालन करते हुए उन्हें मामलों में धारा 89 लागू होती है जहां यह उचित हो। ये तर्क सुप्रीम कोर्ट ने विवाद समाधान को बेहतर बनाने और न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए दिए। इस प्रकार मैंने धारा 89 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ सकें और इसका मनन करें। इनमें से प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। धन्यवाद।